नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपी पीएससी के जो पीसीएस एग्जाम होता है हर बार, प्लस जो आरओ एग्जाम होता है, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस वाली वीडियो सीरीज में हम देने जा रहे हैं आपको। ये पार्ट वाइज होगी। इसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बेहद जरूरी सीरीज है। प्लस यूपी पीएससी आयोग जितने एग्जाम कराता है, जहां जीएस आती है, उनके लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। इसमें ये पूरी कोशिश करी गई कि सारा डेटा लेटेस्ट, अपडेटेड और जो आज भी रेलिवेंट है, जो करंट वाला पोर्शन हटा के जो आज भी स्टैटिक जीएस वाला जो है, आज भी जो रिलेवेंट है, वो सारा डेटा इसमें दिया गया है। वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 50,000 लाइक हो जाएंगे तो इसकी पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को अगर आप फॉलो करते हैं तो प्लीज हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहद जरूरी है ये। यूट्यूब में सारे अपडेट नहीं आ पाते हैं, यहाँ सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। वीडियो में सारे फैक्ट चेक कर लिएगा। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन हो, कमेंट हो, कोई फीडबैक, कोई अपडेट लगे तो प्लीज आप वीडियो में जरूर कमेंट करिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप चलते रहते हैं। आप अगर हमारा जेन्युइन ऑथेंटिक अगर आपको मटेरियल चाहिए तो सिर्फ ये 3 नंबर है हमारे: 8564880530, 9696060897, 7523864455। मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं 7838692611। इंस्टाग्राम पे अगर आप हैं तो हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। प्रश्न शुरू होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग देख रहे थे। तो यहाँ कहा गया कि जो फ्लड प्रोन स्टेट है भारत का, वो सबसे ज्यादा ग्रस्त राज्य कौन सा है, मतलब बाढ़ के मामले में सबसे ज्यादा परेशान होने वाला राज्य कौन सा है? असम है, आंध्र है, बिहार है या फिर यूपी है? तो बिहार राज्य इस मामले में काफी परेशान रहता है। यहाँ पर कोसी मैया हमेशा आतंक मचाती रहती है, कब रास्ता चेंज कर कहाँ घुस जाएंगे कोई नहीं जानता। इसके बाद अगले वाले में चले। यहाँ देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? सबसे ज्यादा बाढ़ कहाँ पर आती है, आपको ये बताना है। तो इसका जो पूर्वी क्षेत्र है, बिहार से सटा हुआ जो रीजन है, उससे आप गेस कर सकते हैं। बिहार बाढ़ प्रभावित ज्यादा था, तो पूर्वी क्षेत्र जो यूपी का है वो बिहार से टच करता है, आप जानते हैं, तो ये वाला एरिया हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सा बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण बनी है? बेसाल्ट का जब अपरदन हुआ या अपक्षय हुआ प्राकृतिक रूप से, तो उससे बनी है। इसमें से कौन सी मिट्टी होगी? तो रेगुड़ हो जाएगा। रेगुड़ को हम लोग काली मिट्टी भी कहते हैं, कपास के लिए वरदान होती है रेगुड़ मृदा। नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कथन और कारण दिया है। तो कथन में कहा गया है कि दक्कन ट्रैप की रेगुड़ मृदा काली होती है और इसमें ह्यूमस बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये बनती कैसी है? ज्वालामुखी जो चट्टाने हैं उनके अपरदन से बनती है, सीधी बात है। यहाँ आप ग्रेनाइट और नीस मत चुन लीजिएगा, क्योंकि इस बार यूपीएससी ने घुमाकर क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यूपीएससी में 2 स्टेटमेंट दिए थे, 2 अलग अलग विकल्प थे। एक में ज्वालामुखी चट्टानों के विदर से निकलता हुआ बताया गया था और दूसरे में ग्रेनाइट से। तो बहुत से लोगों ने ग्रेनाइट लगा दिया था, गड़बड़ी। यहाँ पर टोटल आपको जो ज्वालामुखी रॉक है उनके बारे में सोचना पड़ेगा, लावा का जमाव। अब इसमें कहा गया है कि ह्यूमस प्रचुर मात्रा में होता है, यानी जीवांश की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये गलत है। ठीक है, पहला वाला सिर्फ सही है जिसमें कहा गया है कि रेगुड़ मिट्टी काली होती है। ठीक, तो इसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कौन सी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? तो ये बताने की जरूरत नहीं है, रेगुड़ होता है, आप जानते ही। काली मिट्टी, स्वतः कृषि मृदा भी इसको कहते हैं, पानी एक बार दिया फिर काम हो जाता है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और उपयुक्त इसलिए होती है क्योंकि उसमें जैव तत्व बहुत प्रचुर मात्रा में, मतलब ह्यूमस जो है, यहाँ पर देखें आप, कहा गया है, थोड़ा सा अंग्रेजी वाले में अंतर है, दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर। मतलब सिर्फ जैव तत्व ही नहीं, नाइट्रोजन भी उसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ये कारण। तो आप बताइए इसमें से सही कौन सा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा, ए वाला सही है लेकिन आर वाला गलत है। फिर से यहाँ पे जैव तत्व दे दिया तो वैसे भी गलत हो जाएगा, काली मिट्टी में ये ह्यूमस नहीं पाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट अगले वाले में चलिए। लावा मिट्टियां कहाँ पर पाई जाती हैं जरा बताइए। तो लावा मिट्टी का जो क्षेत्र है वो इसमें से मालवा का पठार हो जाएगा। इसके बाद मालवा के पठार की प्रमुख मिट्टी कहाँ क्या है, मतलब किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है आपको बताना है। तो लावा का मतलब आप समझ रहे हैं, ज्वालामुखी उद्गार से निकला हुआ लावा जमा हुआ है वहां पे, उसी के अपरदन से काली मिट्टी बनती है। तो ये काली मिट्टी ही होगी फिर, ब्लैक सॉयल। इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि ये नमी को रोक कर रखती है, इसमें पोर्स कम होते हैं, मतलब वाष्पीकरण आसानी से नहीं हो सकता। तो वो कौन सी मिट्टी है? वो काली मिट्टी है। स्वतः कृषि इसको इसीलिए कहा जाता है, बार बार सिंचाई की जरूरत नहीं होती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पे जो नॉट करेक्ट है देखिएगा ध्यान से। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुड़ कहा जाता है। क्रैब्स के हिसाब से रेगुड़ मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मृदा होती है, यानी मैच्योर सॉइल होती है, और काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती है। सही बात है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है क्योंकि हिमालय पहले ज्वालामुखी था, आजकल ठंडा हो गया है, ऐसा स्टेटमेंट का मानना है। तो आप बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो सबसे नीचे वाला जो है वही गलत है, वो सफेद झूठ है। अगर दक्कन प्लेटू कहता तो हम आराम से इसे मान लेते, लेकिन ये गलत है। अब इसके बाद अगले वाले में चले। लैटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य, मतलब कहाँ पे प्रमुखता से पाई जाती है, कुल मिलाकर ये बताना है। देकर बताइए। मालाबार रीजन में पाई जाएगी, कोरोमंडल में, बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में?
लैटेराइट मालाबार क्षेत्र होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, लैटेराइट मिट्टी के लिए कौन सा सही नहीं है बताइएगा। तो ये आर्द्र अपक्षालित क्षेत्रों की मृदाएं हैं, ठीक है, मतलब ह्यूमिड जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वहां पे ये पाई जाती। ये बहुत ज्यादा अपक्षालित होती है, मतलब इनकी जो लीचिंग है वो बहुत ज्यादा हो चुकी होती है, यानी ऊपर से जो मृदा के पोषक तत्व हैं वो गायब हो चुके होते हैं, इसका ये मतलब है। और उनकी उपस्थिति अगर हम देखें तो जो मिट्टी है उसकी नीचे की परत में पाई जाती, और इनकी उर्वरता कम होती है। जब पोषक तत्व नीचे चले जाएंगे तो उर्वरता अपने आप घट जाएगी। चूना बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मतलब इसमें लाइम की प्रचुरता होती है। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा गलत है। गलत इसका वही चूना वाला है। किस मिट्टी में क्या पाया जाता है ये एक बार जरूर देख लीजिएगा, कौन कौन से तत्व की बहुलता होती है, ठीक। तो चूना जो है वो इसमें नहीं उतना प्रचुर मात्रा में होता है, बाकी सब सही। अपक्षालन का मतलब यही है कि वहां वर्षा के जल से ऊपर की जो वर्षा का जो मृदा अपर्दन होता है उसकी वजह से मिट्टी की ऊपरी परत खराब हो गई है, और लीचिंग की वजह से जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे वो नीचे चले गए। इसके बाद देखिए, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सबसे ज्यादा कमी है वो कौन सा है। सभी मिट्टी की ओवरऑल बात की जा रही है, तो जस्ते की कमी है, ये हमें ऊपर से डालना पड़ता है। इसके बाद देखिए, सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, मतलब एल्कलाई एरिया आपको तलाशना है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब और यूपी। तो इसमें पहचानना बहुत आसान है, इसमें से कौन सा आंसर होगा, इसका गुजरात हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले में देखते हैं, भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन सा है। तो यहाँ अगर आप देखें, लार्जेस्ट एरिया ऑफ सलाइन सॉइल ये यूपी में है, या फिर हरियाणा में है, गुजरात में है कि महाराष्ट्र में। अब इसमें से आप बताइए। तो गुजरात में है, ठीक। यहाँ अगर देखा जाए तो लवणीय मृदा जो है यहाँ कहा गया है, और वो गुजरात में। पिछले प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पर एल्कलाई पूछा गया था, लवणीय नहीं पूछा गया था। लवण पूछा जाता तो गुजरात होता, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर यूपी हो जाएगा। ये पिछला प्रश्न था जो कि गलत आंसर यहाँ मार्क कर दिया गया था, इसका करेक्ट आंसर डी होगा, ठीक है। ये वाला हमने देख लिया था, और ये भी देख लिया था लवणीय मृदा कहाँ ज्यादा पाई जाती है, वो गुजरात में पाई जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। लवण से प्रभावित मृदा तो गुजरात ही है, कच्छ का उतना बड़ा रन आप देखते ही हैं। इसके बाद देखिए, कौन सी मिट्टी चाय के बागानों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है। तो चाय के बागानों के लिए जो अम्लीय मृदा होती है, आमतौर पे अम्लीय मिट्टी ये बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं होती है, लेकिन चाय के लिए मानी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मृदा अपर्दन की समस्या बहुत ज्यादा गंभीर है। तो ये क्षेत्र कौन सा है, शिवालिक का जो गिरिपथ क्षेत्र है वहां पर इस प्रकार की घटना देखी जाती है। सागौन और साल किसके उत्पाद है बताइए। तो ये उष्णकटिबंधीय जो शुष्क पर्णपाती वन है, ध्यान दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी या पर्णपाती वन वहां के उगने वाले वृक्ष हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सिनकोना नहीं उगता है। तो सिनकोना कहां पर नहीं उगेगा, छत्तीसगढ़ में नहीं उग सकता, बाकी आप देखें असम, केरल और पश्चिम बंगाल यहाँ पर पैदा हो सकता है। इसके बाद देखिए, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सागौन के जंगल पाए जाते हैं। तो सागौन का जंगल सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, ये अगर इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश में मिलता है, ठीक है, मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले वाले में चले, और अगले प्रश्न में कहा गया कि कौन से पौधे में फूल नहीं होते। तो कटहल में होता है, ठीक है, कटहल में पहले फूल लगता है तब फल लगता है। आर्किड तो फूलों की भरमार होती है, फर्न में भी फूल लगता है। लेकिन गूलर का फूल आपने मुहावरा सुना होगा, गूलर का फूल हो गए यानी दिखाई ही नहीं दे रहे। तो ये फल ऐसा होता है कि फल के अंदर ही फूल जो है वो गायब हो जाता है और डायरेक्टली हमें फल ही दिखाई देता है, ठीक। तो फूल नहीं होता इसमें, ऐसा माना जाता है। इसके बाद आगे चले, यहाँ पर फर्न दिया हुआ है, ठीक है, फर्न में भी फूल पाए जाते हैं, कुछ हद तक पाए जाते हैं लेकिन बहुत रेयर। तो यहाँ अगर आपको गूलर और फर्न में से चुनना हो तो आप गूलर को भी चुन सकते हैं। फिलहाल आयोग के द्वारा जो स्वीकार्य आंसर है वो फर्न दिया है, ठीक, आयोग ने जो यहाँ पर एक्सेप्ट किया है वो फर्न है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, यहाँ पर सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना दिया है। आप बताइए कि कौन सा किस रीजन में पाया जाएगा। तो इसे अगर आप देखें तो सागौन, देवदार, सुंदरी और सिनकोना, यहाँ अगर आप इसे ध्यान से देखिए तो सुंदरी के वृक्ष जो है उनसे सुंदरबन बना है, तो इसका सी वाले का तीसरा हो जाएगा। और सी का तीसरा इसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन में दिया है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसका मतलब यह है कि या तो आंसर ए होगा या फिर सी होगा, और ए वाला हो जाएगा। मतलब टीक के यानी सागौन के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, अभी मध्य प्रदेश आपने देखा है तो इसको दूसरे से मिला लीजिए। देवदार के जो वृक्ष होते हैं वो आपके हिमालय के उच्च क्षेत्र जो हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया होते हैं वहां पाए जाते हैं। सुंदरी, सुंदरबन और सिनकोना हिमालय की तराई। इसके बाद नेक्स्ट अगले वाले में चले, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। फॉरेस्ट और रीजन दिया है, तो ट्रॉपिकल मॉस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है, शुष्क पर्णपाती वाले हैं, अल्पाइन फॉरेस्ट है और ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। कौन से किस राज्य में मिलते हैं आपको देखना है। तो इसका जो सही मिलान है वो इसमें हो जाएगा ए वाला, ठीक, ए वाले के हिसाब से इसको मिला लीजिए, यानी पहले का क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, तराई।
इसके बाद शुष्क पर्णपाती को आप किससे मिलाएंगे? मध्य गंगा मैदान। अल्पाइन वाला अगर आप देखें तो वो पहले वाले से मिल जाएगा, सी का पहला हो जाएगा। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये सह्याद्री से जाकर मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगले प्रश्न में चले, और इसमें फिर से वही मैचिंग करनी है आपको। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल यहाँ पे जो कोन वाले फॉरेस्ट होते हैं, मतलब कोनिकल होते हैं, उनके बारे में दिया है। शंकु वृक्ष वन और कच्छ वनस्पति है और पतझड़ वन है। आप बताइए कि इनका रीजन क्या होगा। तो इसमें अगर आप रीजन देखें, शंकु वृक्षों वाला मतलब इसकी स्पेलिंग दोनों की एक ही दे दी है, वो गलत है। इसमें से आपको मिलान करना है। अब देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। ठीक है, डी वाले को चुनते हैं, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, इस हिसाब से करेंगे। उष्णकटिबंधीय वन, साइलेंट वैली। ठीक, यहाँ पे जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। शंकु वृक्षों को अगर आप देखें तो ये कहां पर पाए जाएंगे? यहाँ अगर हिमाचल वाले रीजन में पाए जाएंगे। कच्छ वनस्पति क्षेत्र यानी मैंग्रोव का एरिया ये सुंदरबन में पाया जाएगा। और बचा है पतझड़, तो आप उसको मिला लीजिए राजस्थान से। इसके बाद अगले वाले में चलते हैं। सामाजिक वानिकी के प्रयुक्त जो बहुउद्देशीय वृक्ष है उसके तौर पे हम किस पेड़ को देखेंगे? शीशम को देखेंगे, ढाक को देखेंगे, यूकेलिप्टस को, या फिर खेजड़ी को। तो खेजड़ी का जो वृक्ष होता है वो सामाजिक वानिकी में इसका प्रयोग हमें दिखाई देता है। इसके बाद गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है। कहां पर हुआ है? नलकूप से सिंचाई करने का प्रचलन बढ़ गया है। तो ये क्षेत्र आपका सरयू पार का मैदान है। सरयू पारी जो क्षेत्र होता है वहां पे इसका प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। नेक्स्ट, भारत में नलकूप और कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? तो अधिकतम क्षेत्र कहां पे है? यूपी में है। नेक्स्ट, माला नहर तंत्र को कहां प्रस्तावित, मतलब किसने प्रस्तावित किया था, आपको ये बताना है। यहाँ पर के.एल. राव का नाम दिया है, दिनशा जे दस्तूर का नाम दिया है, और बाकी दो व्यक्तियों के भी नाम है। तो दिनशा जे दस्तूर इसमें से सही होगा, इसे आपने देखा। इसके बाद इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहां पे है? बताइए। तो ये हरिके बैराज से बिलोंग करती है। राजस्थान यानी इंदिरा नहर जो है ये कहां से निकलती है आपको बताना है, मतलब इसका स्रोत कौन सी नदी का पानी है। तो यहाँ जो नदी है वो कौन सी है? सतलज है, सतलज से ही ये निकलती है। नेक्स्ट, प्रश्न में कहा गया कि इंदिरा गांधी नहर जो है वो जल प्राप्त करती है किससे? तो दो नदियों के नाम यहाँ आपको चुनने हैं। तो एक तो सतलज होगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। और चौथा किसमें मौजूद है? चौथा यहाँ पे एकमात्र डी वाले में है। तो एकमात्र सिर्फ सतलज को पकड़ने से आपका काम हो गया, मतलब व्यास, चिनाब और सतलज, माफ कीजिएगा, व्यास, रावी और सतलज। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ कहा गया कि शारदा सहायक समादेश विकास परियोजना के मुख्य निम्नलिखित में से क्या है? मतलब यहाँ जो समादेश इसके हैं वो इसमें से कौन कौन से हैं, यानी लक्ष्य। तो लक्ष्यों को आप देख लीजिए। कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका लक्ष्य है, ये जो विकास परियोजना है इसका। या फिर जो बहुफसली खेती होती है उसको करना, मल्टीपल क्रॉप्स को यहाँ पे उगाना, और जो प्रारूप है भूखंड का उसको बदलना। या फिर जो भू प्रबंधन है यानी जो लैंड मैनेजमेंट है उसमें रिफॉर्म ले आना। क्या पर्पज हो सकता है? तो ये जितनी चीजें आप देख रहे हैं ये सब यहाँ पर कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखाई दे रही, और सकारात्मक है तो इन सभी को आप मार्क कर सकते हैं, सभी सही। नेक्स्ट, निचली गंगा का उद्गम स्थान गंगा पर है, मतलब निचली गंगा जो है ये असल में नहर की बात हो रही है। हिंदी वाले में नहर नहीं दिया है, यहाँ अंग्रेजी वाले को आप देखिए कैनाल दिया है। तो निचली गंगा नहर का जो उद्गम स्थान है वो गंगा में कहाँ से है? हरिद्वार से है, नरौरा से है, बरेली से है, या फिर कानपुर से है? तो इसका जो क्षेत्र है वो नरौरा हो जाएगा। ठीक है, नरौरा से है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कहा गया कि हरियाली योजना का संबंध किससे है? तो जल प्रबंधन से है हरियाली योजना का संबंध। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो नर्मदा पर बनी है ये परियोजना। अब इसमें जिन जिन राज्यों से नर्मदा गुजरती है उसको लाभ पहुंचेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। लेकिन विवाद चलता रहता है आपस में जल के बंटवारे को लेकर। फिलहाल इसका ए सही। नेक्स्ट, कहा गया कि सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ किसको मिलता है? तो ज्यादातर होता यह है कि नदियां जहां से निकलती हैं वो राज्य कम फायदा पा पाता है, और जो बीच के राज्य होते हैं या सबसे एकदम आखिरी वाला राज्य होता है वो ज्यादा लुप्त उठा लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा लाभ कमाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। निकलती है बेचारी मध्य प्रदेश से, और उसके बाद अन्य राज्यों से होते हुए बहते हुए यहाँ तक पहुंचती है, और अंत में ये लाभ उठा लेता है। इसके बाद नेक्स्ट, यहाँ पर भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है। अब किसकी संयुक्त परियोजना है? मतलब दो राज्यों का इसमें साझा है, और साझा यहाँ हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। 3 राज्य हैं यहाँ पर, 2 नहीं है बल्कि 3 है, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। इसके बाद अगले वाले में चलिए, और इसमें कहा जा रहा है कि कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक केंद्र है? मयूराक्षी है, मचकुंड है, पल्लीवासर है कि शिव समुद्रम है? तो इसे अगर आप देखिए तो इसका करेक्ट आंसर शिव समुद्रम हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो डी वाला इसमें चुनते हैं। अगले वाले में चलते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कहां पर है? राज्य की लोकेशन आपको बतानी है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है? कर्नाटक में। अगले वाले में चलिए,
नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वो नदी कौन सी है? तो नागार्जुन सागर किस पे है? कृष्णा पर है। कृष्णा नदी, नदी जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ फिर पूछा गया कि कौन से राज्य में है, तो नदी और जो परियोजना है उसके नाम से आप राज्य का नाम पहचान सकते हैं। ये राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी योजना से संबंधित है? तो गांधी सागर, जवाहर सागर, गोविंद वल्लभ पंत सागर। अब इसमें चंबल से संबंधित तीसरे चौथे हैं गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत सागर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तीसरा चौथा, यानी सी वाला इसका सही है। अगले प्रश्न में चले, और इस प्रश्न में आपसे कहा गया कि टिहरी डैम किस पर बनाया गया है? तो गंगा की जो मुख्य शाखाएं थी दो, यानी भागीरथी और अलकनंदा, जब आपस में मिलती है तब गंगा मतलब जो मूल गंगा नदी है जिसे कि हम देखते हैं वो सामने आती है। लेकिन इसकी जो सबसे मुख्य शाखा थी जो कि गंगोत्री हिमनद से उसके पिघलने से जनरेट होती थी, भागीरथी, उसी पर यह बनाया गया है। और इसका विवाद हुआ था काफी अच्छा खासा, क्योंकि टिहरी डैम बनने से काफी समस्याएं भी हैं। फायदा तो है ही है, नुकसान ज्यादा है। फिलहाल भागीरथी। इसके बाद आगे चलते हैं। गंगा का पूरा प्रवाह ही डिस्टर्ब हो गया है। दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के विकास से पूर्व दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में दुख की नदी मानी जाती थी। बंगाल का शोक इसको कहा जाता था, जैसे कोसी बिहार का शोक है वैसे ही इसे बंगाल का शोक कहा जाता था। तो कारण यह है कि दामोदर अपने ऊपरी भाग में तीव्रता से प्रवाहित होती है और निचले भाग में इसका बहाव बहुत धीमा हो जाता है। तो दोनों सही है और व्याख्या भी सही है। निचले भाग में जब बहाव धीमा होगा, यहां ध्यान से देखिए, निचले भाग में जब इसका बहाव धीमा होगा तो पानी इसका जो फ्लो है वो वहां पे घट जाएगा। तो ये एक बार बाढ़ तो ले आ देती है, और बाढ़ से जब पूरा क्षेत्र घिर जाएगा तो वहां से पानी निकलने की जो गति है वो धीमी होती है। ये इसका मुख्य कारण है। तो इसका पहला वाला सही। इसके बाद अगले वाले प्रश्न में चले, और इसमें लिस्ट आपको मिलानी है। तो परियोजना और अवस्थिति दिया है, भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड है, इडुक्की बांध परियोजना है और नागार्जुन सागर है। नदियों से आप मिलाइए, कौन सी नदी से कौन सी संबंधित है। तो इसका बी वाला हो जाएगा। बी वाले के हिसाब से देख लीजिए, पहले का चौथा भाखड़ा का सतलज से संबंध है, हीराकुंड का संबंध किससे है? महानदी से है। इडुक्की का संबंध किससे है? कृष्णा से है कि पेरियार से? आप बताइए। पेरियार से है, ठीक है। नागार्जुन सागर का कृष्णा से अभी अपने पीछे देखा है। नेक्स्ट अगले वाले में कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो मेट्टूर डैम है, मयूराक्षी है, नागार्जुन सागर है और हीराकुंड है। राज्य से आपको मिलाना था। तो राज्य से अगर आप मिलाइएगा तो इसमें देख लीजिए, तमिलनाडु, आंध्र, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा करके दिया है, और इसका जो राइट आंसर है वो ए वाला है। ए वाले के हिसाब से ही इसको करेंगे। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। नेक्स्ट लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहां भी मिलाना है। बहुउद्देशीय परियोजना और नदियों के नाम दिए हैं। इडुक्की है, माता टीला है, नागार्जुन सागर है और पोचम पद है। ठीक, पोचम पद। अब नदियों के नाम में बेतला है, गोदावरी है, कृष्णा है और पेरियार है। मिलान करके आप बताइए। तो इसका जो सी वाला मिलान है ना वो सही है। मतलब आपको ए को चौथे से मिलाना है, इडुक्की को किससे मिलाएंगे? पेरियार से मिलाएंगे। ऐसे ही बी को पहले से, माता टीला, बेतवा, और बाकी जो दो हैं तीसरे दूसरे से मिला लीजिए, इसका हो जाएगा। अगले वाले में चलते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ बांध दिया है, दूसरी तरफ स्टेट दिया है। तो फरक्का बांध है, घाट प्रभा है, हीराकुंड है और काकरा पार है। राज्यों के नाम आप देख रहे हैं, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, गुजरात है और कर्नाटक है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला। मतलब आप देख लीजिए, ए का पहला फरक्का का पश्चिम बंगाल हो जाएगा, घाट प्रभा का क्या हो जाएगा? कर्नाटक, हीराकुंड का उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड को आप यहाँ किससे मिलाएंगे? उड़ीसा से मिलाएंगे, और गुजरात से काकरा पार हो जाएगा। यहां तक हमने देखा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि तुलबुल परियोजना किस पर है? तुलबुल परियोजना यानी हिमालय की ओर आपका दिमाग जाएगा, तो ये झेलम पर बनी हुई है। नेक्स्ट मीठे पानी की कल्पसर परियोजना कहां पर अवस्थित है? इसकी लोकेशन आपको बतानी है। तो ये गुजरात राज्य में है। नेक्स्ट किस एक राज्य में सुईल नदी परियोजना स्थित है? सुईल नदी परियोजना जो है अभी चर्चा में थी, हिमाचल प्रदेश में है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर शक्ति परियोजना यानी पावर प्रोजेक्ट और स्टेट दिया हुआ है। तो जवाहर सागर, नागार्जुन सागर, शिव समुद्रम और गांधी सागर। इसमें से राज्य आप मिलाइए। तो शिव समुद्रम और केरल वाला जो मैच है वो सही नहीं है, बाकी जितने हैं ठीक है, बाकी जितने हैं वो सभी सही है। अगले वाले में देखिए, और इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताइए। तो नांगल डैम जो है वो सतलज पर बना है, सरदार सरोवर का संबंध नर्मदा से है, नागार्जुन सागर का संबंध गोदावरी से है और हीराकुंड का संबंध महानदी से है। आप बताइए कि गलत कौन सा है। तो यहां देखकर मालूम हो रहा है नागार्जुन सागर परियोजना और गोदावरी का आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। नेक्स्ट यहाँ लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है। तो मल्टीपर्पज जो प्रोजेक्ट हैं वो यहाँ दिए हैं, और रिलेटेड रिवर का नाम दिया है। रिहंद परियोजना है, रानी लक्ष्मीबाई डैम प्रोजेक्ट है, टिहरी डैम प्रोजेक्ट है और रामगंगा प्रोजेक्ट है। बताइए कि कौन सा किस नदी से रिलेट करेगा। तो आप जानते हैं, अभी आपने पीछे देखा है, टिहरी डैम का संबंध किससे है? भागीरथी से है। तो सी का दूसरा हो जाएगा, और सी का दूसरा इसमें किस विकल्प में हमें दिखाई दे रहा है? नीचे वाले दोनों, यानी या तो सी होगा या फिर डी होगा। एक को और पकड़ते हैं। तो इसमें रिहंद डैम है, इसके अलावा टिहरी डैम आपने देखा, रानी लक्ष्मीबाई और रामगंगा।
बताइए रामगंगा परियोजना किससे रिलेट करेगी? सीधी बात है कि वो रामगंगा से ही बिलोंग करेगी, और किससे बिलोंग करेगी? नदी के नाम पे रखा ही गया है, तो कॉमन सेंस डी वाले दोनों इसमें पहले दिए हुए हैं। कुछ जो इलिमिनेशन है वो काम नहीं करता है, और बाकी रिहंद को आप मिला लीजिए सोन से, ठीक है। तो रिहंद को अगर सोन से मिलाएंगे तो इसका जो ए का है वो तीसरा हो जाएगा, और हमारा उत्तर आ जाएगा सी। थोड़ा सा अगर आप छांटने वाला मेथड लगाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। इसके बाद अगले में चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध को यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है ये यूपी में किस नदी पर बनी हुई है? तो ये परियोजना बनी है बेतवा पर, ठीक है, बेतवा पर बनी है, ध्यान दीजिएगा। कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? दुलहस्ती जो है वो चिनाब नदी पर बनी है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलज से पानी प्राप्त करती है। नागार्जुन सागर को कावेरी से पानी प्राप्त होता है, और उकाई डैम जो है ये ताप्ती पर बना हुआ है। एक गलत है, गलत कौन सा है बताइए? तो नागार्जुन सागर और कावेरी वाला जो कनेक्शन दिया है वही यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट में कहा गया कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। एक तरफ रिजर्वायर दिया है, दूसरी तरफ स्टेट दिया है, यानी जलाशय और राज्य दिया है। तो भद्रा, भवानी सागर, गांधी सागर और राणा प्रताप सागर ये सब जलाशयों के नाम है। राज्य में कर्नाटक, एमपी, राजस्थान और तमिलनाडु दिया है। अब इसका जो करेक्ट मैच है, यहाँ मैच कराना था आपको, तो डी वाले के हिसाब से आप मैच कर सकते हैं, सही रहेगा। यानी ए का पहला भद्रा को तो कर्नाटक से ही मिला लीजिए। अब भवानी सागर को पहुंचा दीजिए तमिलनाडु। सी का दूसरा होगा गांधी सागर का मध्य प्रदेश, राणा प्रताप सागर का राजस्थान हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। अगले वाले में चलते हैं। यहाँ फिर से मैच करना है रिवर वैली प्रोजेक्ट और रिवर्स को। नदी घाटी परियोजना से प्रश्न बनते ही बनते हैं। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं ना जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तिलैया डैम है, पंचेट हिल है, राणा प्रताप सागर है और माता टीला है। नदियों के नाम से आपको मैच कराना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा। यानी तिलैया का संबंध किससे है? बराकर से है, ठीक। बी यानी पंचेट हिल का संबंध किससे हो जाएगा? दामोदर से हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं सी का हो जाएगा दूसरा, राणा प्रताप सागर वैसे भी चंबल से अभी पीछे हमने मिलाया है, माता टीला का बेतवा से कनेक्शन जुड़ जाएगा। अगले वाले में चले। कोल बांध परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कोल बांध परियोजना जो है ये सतलज पर बनी है, कोल डैम प्रोजेक्ट। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा था? ये पुस्तक का नाम है, किसने लिखा था? तो ये एमएस रंधावा के द्वारा लिखा गया था। मतलब ये जो किताब है इसको लिखने वाले कौन थे? एमएस रंधावा थे। नेक्स्ट यहां कहा गया कि पी सेन गुप्ता और जी सदाशिवयुक्त ये लोग जो हैं 1968 में इन्होंने भारत को कितने लघु कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा? कृषि प्रदेश एक अलग होता है और जलवायु क्षेत्र जो ऐसे बांटा जाता है वो अलग होता है। तो यहाँ लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। ये 1968 का डिवीजन है। कितना है यहाँ पे? संख्या आपको बतानी। अब संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 60। टोटल कितनी है? 60। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ देखिए, यहाँ कथन और कारण दिया है। भारत की शुष्क पेटी की अर्थव्यवस्था प्रधानतः कृषि आधारित है। कारण यह है कि इसमें द्वितीय हरित क्रांति के लिए बहुत क्षमता है। अब बताइए कि सही कौन सा है और गलत कौन सा? तो दोनों सही है, लेकिन व्याख्या यहाँ कतई मैच नहीं खा रही है। कथन तो दोनों ठीक है अपनी अपनी जगह, लेकिन व्याख्या कोई नहीं कर पा रहा है, तो हम बी वाले को चुनेंगे फिर। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया कि देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस साल में हुई थी? यहाँ डेट बतानी है सीधे सीधे, तो 1960 में हुई थी, ठीक। इसके बाद देखिए कथन कारण, और यहाँ फिर से आ गया इस प्रश्न में। कहा जा रहा है कि पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण से हरित क्रांति की तकनीक यहाँ पर क्रियान्वयन करती है। कहने का मतलब यह है कि हरित क्रांति के आने से जो हमारी परंपरागत खेती थी अब वो मॉडर्न एग्रीकल्चर में कन्वर्ट हो गई। और कारण यह है कि इसमें सामाजिक और पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। ये रीजन बताया गया है। तो आप बताइए कि इसमें से सही कौन सा है और गलत कौन सा है? तो इसे अगर आप देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। सही तो दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन व्याख्या यहाँ कोई एक दूसरे की नहीं कर पा रहा है, तो इसका बी वाला सही। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्नतम उत्पादकता का कारण नहीं है? तो जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, सहकारी कृषि और भूजोत का छोटा आकार। इसमें से आप बताइए। तो सबसे जो प्रमुख इसमें उत्पादकता का कारण नहीं है, निम्न उत्पादकता किस किस वजह से होती है? जनसंख्या के दबाव से हो सकती है, और प्रचंड बेरोजगारी से हो सकती है। भूजोत का आकार छोटा है तो अनाज कम ही पैदा होगा, सीधी बात है। तो बचता क्या है इसमें? ये जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, कृषि को समझा जाता है। भारत में कृषि क्या चीज है, मतलब किस निगाह से देखी जाती है? तो कृषि को भारत में एक जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है, मतलब ये आजीविका का साधन है अभी भी बहुत से लोगों का। नेक्स्ट यहाँ देखिए, हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है? ये जो मैन्योर कॉर्प्स होती है उनके बारे में कहा जा रहा है। तो ढैंचा में होती है, सनई में होती है, बोड़ा यानी लोबिया में होती है जिसे काउपी कहा जाता है, या ग्वार में होती है। तो इसे अगर आप देखें तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पे पहले अच्छे से देख लीजिए इसे,
करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बोड़े में होती है। यहाँ नाइट्रोजन की मात्रा पूछी जा रही है तो बोड़े में होती है। वैसे भी आप समझ सकते हैं लोबिया जो है एक दलहन टाइप की फसल है। जब हरा होता है तो सब्जी बनती है और बाद में इसके जो बीज होते हैं उनको सुखाकर दाल भी बनाई जा सकती है। जैसे मटर का होता है ना, सेम का होता है, वैसे तो दलहन में वैसे भी नाइट्रोजन अच्छा होता है, अच्छी मात्रा में होता है, तो यहाँ आप वैसे भी सिलेक्ट कर सकते थे। इसके बाद आगे चलते हैं। नाइट्रोजन हालांकि सब में होता है। यहाँ देखिए, नई सुधारी गई ऊसर में, ऊसर मतलब ऐसी जमीन जहां पर कुछ आसानी से पैदा ना हो, ऊपर से रेह वाली मिट्टी हो, तो इसमें हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी होगी? अब इसमें आप बताइए। जो ऊसर होता है वहां नाइट्रोजन का प्राय अभाव हम देखते हैं और इसमें से हम ढैंचा वहां पे लगाएंगे। ठीक, ढैंचा के जो फसल होती है उसको लगाएंगे और ये खाद का काम करेगा, ऊसर को फिर से जीवित करने का काम करेगा। नेक्स्ट, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए, या फिर फर्टिलाइजर की जो इफिशियंसी है उसको बढ़ाने के लिए, या जो प्रोडक्टिविटी है सॉइल की उसको मेंटेन करने के लिए। संतुलित उर्वरक का इस्तेमाल इन सभी के लिए किया जाता है। ठीक है, संतुलित उर्वरक इसीलिए होते ही हैं कि वो हर चीज को बेहतर कर सके। नेक्स्ट, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है, अब ये जो उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र है ये कहाँ पर पाया जाता है? केरल में पाया जाता है, तमिलनाडु में पाया जाता है, तेलंगाना में कि विदर्भ में? बताइए। तो तमिलनाडु तट जो है वहां पे इस प्रकार का क्षेत्र आपको मिलेगा, इसका बी वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले में चलते हैं। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य कौन सा है? तो सबसे संपन्न राज्य उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इस मामले में सबसे संपन्न है इन सभी राज्यों की तुलना में। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा भारत में ठेकेदारी कृषि यानी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है उसको कराने में अग्रणी है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक नया शब्द निकल कर आया है, ये नुकसानदेह भी है और फायदेमंद भी, मतलब इसका रिस्क भी है और मुनाफा भी है, दोनों चीजें। तो यहाँ पंजाब है। ठीक है, पंजाब इस तरह की जो वाणिज्यिक कृषि है, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है कि कोई एक बड़ी पार्टी है जो कि आपको कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। कॉन्ट्रैक्ट में वो कह रही है कि ये वाली फसल उगाइए यहाँ पर, जब फसल पूरी हो जाएगी तो हम आकर इसे ले लेंगे पूरा। ठीक, इसमें दिक्कत ये होती है कि कभी कभी जब फसल उनके मन माफिक नहीं होती है तो वैसे ही खेत में छोड़कर चले जाते हैं और समस्या तब ये होती है किसान उसका करे क्या। ठीक, तो ठेकेदारी कृषि ये पंजाब से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट अगले वाले में चलते हैं। यहाँ कहा गया कि हरित जो कृषि होती है यानी ग्रीन एग्रीकल्चर, उसमें क्या होता है, इन्वॉल्व क्या होता है ये आपको बताना है। तो जैविक खेती और बागवानी पर जोर होता है, या जो बागवानी और फूलों की खेती है उसमें कीटनाशक और उर्वरक का हम बचाव करते हैं, समेकित कीट प्रबंधन करते हैं, समेकित पोषण करते हैं, पदार्थ की आपूर्ति करते हैं, समेकित प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन करते हैं। क्या करते हैं एक्चुअली आपको बताना है। तो समेकित शब्द यहाँ जो दिया है ना, इंटीग्रेटेड शब्द, ये काफी हद तक ग्रीन वाले सिस्टम से मैच करता है, तो सी वाले को मिला लीजिए। यहाँ पर सब कुछ करते हैं, संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक हमने कुछ प्रश्नों को हल किया है, श्रृंखला आगे जारी रहेगी। इसमें इतना ही।